अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ फ़ातिमा मलिक और आप देख रहे हैं लर्न कॉमर्स विद फ़ातिमा। तो आज जो मैं एक्सरसाइज आपको सिंपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन की लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.4, इसको गौर से समझिएगा और पॉइंट टू पॉइंट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड आपने वीडियो जो है वो वॉच करनी है। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 33 को पढ़ने लगे हैं। ठीक है। इन अ रिग्रेशन प्रॉब्लम विद अ सैम्पल साइज ऑफ 25 द स्लोप वाज फाउंड टू बी 1.12, द स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट 8.516, द क्वांटिटी ये हमें गिवन है और फिर उन्होंने कहा है कि फाइंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द रिग्रेशन स्लोप कोफिशिएंट। फिर उन्होंने कहा है टेस्ट वेदर द regression coefficient is different from 0 at a significance level of 0.05। फिर उन्होंने कहा है construct a 95% confidence interval for the population slope। तो अब हम आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है वो डाटा आपने लिख लेना है। आपको मैंने क्वेश्चन दिखाया है तो यहाँ पे मैंने डाटा लिखा हुआ है। उसका डाटा क्या है, n इज़ इक्वल टू 25 है, यानी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 25 हैं। स्लोप इसमें यानी जो b हम फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट करते थे प्रीवियस एक्सरसाइजेज में, वो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है हमें। अच्छा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट भी गिवन है और ये जो हम फार्मूला में अप्लाई करते थे समेशन एक्स का स्क्वायर माइनस एन बार एक्स का स्क्वायर, ये भी हमें गिवन है। ठीक है। अब फार्मूलाज थोड़े से चेंज होंगे इसमें, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं आपको समझाऊंगी साथ साथ। अच्छा, इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, फाइंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ द रिग्रेशन स्लोप कोफिशिएंट। ठीक है। तो उसमें हमने क्या करना है कि आपने देखना है कि आपको स्टैंडर्ड एरर ऑफ द रिग्रेशन स्लोप कोफिशिएंट, ये स्टैंडर्ड एरर आपको गिवन है। तो अब आपने क्या करना है, एस बी फाइंड करना है। एस बी फाइंड करने के लिए एस ई डिवाइडेड बाय ये जो फार्मूला का आंसर है ये आपके पास होना चाहिए। तो ये यहाँ पे दोनों चीज़ें आपके पास गिवन है, देखो एस ई भी गिवन है और ये भी गिवन है। तो ये आप फार्मूला अप्लाई करके और डायरेक्ट इसमें वैल्यूज़ पुट कर दोगे 8.516 और डिवाइडेड बाय 327.52। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, मैं आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ। 8.516 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, ठीक है, 327.52, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.47। ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर आ गया। उसके बाद आपके पास क्या है, अल्फ़ा। अल्फ़ा जो है वो 0.05 है, क्वेश्चन में आपको गिवन था। उसके बाद आपने क्या करना है, टी की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। बी माइनस, यानी बी जो है वो स्लोप को ज़ाहिर करता है और माइनस कैपिटल बी आपने लिखना है डिवाइडेड बाय एस बी। अब एस बी यहाँ पे हम फाइंड कर चुके थे, बी आपके पास ऑलरेडी गिवन है। बी जो है ये वाला बी इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन नहीं है, कैपिटल बी। ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो स्लोप गिवन है उसको एस बी के साथ डिवाइड कर देंगे, तो डायरेक्ट हमारे पास इसका टी का आंसर आ जाएगा 2.38। तो अब हम लिखेंगे therefore we reject that the regression coefficient is not equal to 0.05। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे आगे हम फर्दर इसका क्या करेंगे, b प्लस माइनस, ठीक है, t लिखेंगे, अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 करेंगे और v इज इक्वल टू n माइनस 2 कर देंगे। ठीक है। क्योंकि अभी फर्दर जो कैलकुलेशन है हमारी रहती है इस क्वेश्चन की। अब हम क्या करेंगे, t इज़ इक्वल टू 0.05 था हमारे पास, यहाँ पे डाटा में मैंने आपको बताया था ना 0.05 था हमारे पास अल्फ़ा। ठीक है। अल्फ़ा हमारे पास क्या था, 0.05, ये हमने लिखा है। ठीक है।
तो अब यहाँ पे 0.05 को जब आप डिवाइड करोगे 2 से, क्योंकि फार्मूला ही है कि अल्फ़ा जो भी वैल्यू होगी उसको डिवाइड करना होगा 2 से। तो जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.025 आएगा, और 25 नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं, उसमें से जब 2 लेस करेंगे, क्योंकि फार्मूले में है n-2, यानी जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होंगी उसमें से 2 माइनस करेंगे तो वो आपका एक्चुअल आंसर होगा। ठीक है, ये हमने लिख लिया, ये हमारे पास आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास फाइनल आंसर होगा ना, यानी टी को हम देखेंगे 0.025 और 23 में। यानी ये मैं आपको देखना बता देती हूँ कि ये स्टैटिस्टिकल इस तरह के आपके पास टेबल्स होंगे। टेबल में आपने क्या करना है कि जो टी वाली वैल्यूज़ हैं ना, उसमें आपने जाके देखना है जहाँ पे टी लिखा होगा, टी टेबल्स। ये देखें, ये टी, ये लिखा हुआ है ना टी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें आपने देखना है। और देखते किस तरह से हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे हमारे पास आया है 0.025, ये वाला प्रोसेस करके फिर आपने देखना है। ये नहीं कि डायरेक्ट 0.05 को 25 में देख लें, यूँ नहीं करना, क्योंकि अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 किया है हमने, तो यहाँ पे 0.05 हमारे पास अल्फ़ा था, उसको 2 से डिवाइड किया तो 0.025 आ गया। अब 0.025 को जो n नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं उसमें से 2 माइनस करके जो आंसर आया उसमें उसको देखना है। यानी 0.025 को हमने 23 में देखना है। तो 0.025 का सेक्शन ये है, और इसको हम 23 में देखेंगे तो 2.069 हमारे पास, इसके बिल्कुल ऊपर देखें आप तो 0.025 है ना, इसको हम 23 में देखेंगे, ये 23 है ना, तो इसमें हमने देखा तो 2.69 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखो कि यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है 2.069। अब ये स्लोप तो हमारे पास एज इट इज़ उसी तरह जैसे हमने यहाँ पे जो स्लोप हमारे पास गिवन थी वो स्लोप एज इट इज़ यहाँ पे लिख ली। फिर जो एस बी हमारे पास आया था, एस बी का आंसर क्या आया था, ये हमारे पास आया था एस बी का आंसर 0.47, तो 47 लिख लिया। अब हम 2.069 को हम जो हमारे पास एस बी का आंसर आया था उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.97243। ठीक है, और अब इस ये जो नंबर है इसको हम स्लोप वाले के साथ एक बार प्लस करेंगे, उस नंबर के साथ एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करके लिखेंगे। तो फिर हमने एंड पे जाके देखना है, फिर एंड पे हम कैसे ये कंक्लूजन कैसे लिखते हैं कि ये हमने देखना होता है कि ये जो हमारी टेबुलेटेड वैल्यू आई है ना, ये क्या जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है, यानी जो टी की वैल्यू आई है, ये हमारे पास टी की वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि हमारी जो टेबुलेटेड वैल्यू है वो बड़ी है या हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यूज़ आई हैं वो बड़ी हैं। और फिर आपने वहाँ पे जो हमने हाइपोथेसिस एक वो बनाया था, शुरू में जो लिखा था हमने, वो भी आपने देखना है। ठीक है, तो फिर हमें इससे पता लगेगा कि हम रिजेक्ट करेंगे इसको या एक्सेप्ट करेंगे। तो आपने क्या लिखना है, द स्लोप ऑफ द पॉपुलेशन स्लोप लाइज बिटवीन दिस वन। ठीक है, यहाँ पे तो उन्होंने अपने ही आंसर दे दिए, ये की बुक से आपने कभी नहीं देखना, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आपने रिजेक्ट और एक्सेप्ट का किस तरह से लिखना है। रिजेक्ट और एक्सेप्ट का आप इस तरह से लिखोगे कि जैसे ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है, तो इसमें आपने देखना है कि क्या चीज़ उन्होंने दी हुई थी। उन्होंने कहा था फाइंड द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द रिग्रेशन स्लोप कोफिशिएंट। फिर उन्होंने कहा था टेस्ट वेदर द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ज़ीरो एट अ सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ 0.05। तो उन्होंने क्या कहा है कि टेस्ट करें
whether the regression coefficient is different from 0 at a significance level of 0.05, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि ये 0.05 के लेवल पे तो नहीं आ रहा ना, ये तो 0.05 से बड़े हैं। ठीक है, 0.05 से तो ये वैल्यूज़ बड़ी हो गई हैं ना, तो इसलिए हम देयरफॉर वी रिजेक्ट एच नॉट, यानी हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे कि 0.05 जो है उसकी वैल्यू यानी अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो हमारे पास छोटी है, और ये वैल्यूज़ जो हमारे पास बी की वैल्यूज़ आई हैं ये तो ग्रेटर आ गई हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने रिजेक्ट कर दिया इस हाइपोथेसिस को, एच नॉट को। ठीक है ना, तो ये हमारे पास कंक्लूडेड आंसर आ गया। और फिर हम ये भी लिख सकते हैं पॉपुलेशन लाइज बिटवीन 0.145 और 2.093। इसका भी यही मतलब होगा कि हमने रिजेक्ट किया है एच नॉट को, क्योंकि एच नॉट जो है वो छोटा है इससे, इन वैल्यूज़ से एच नॉट बहुत छोटा आ रहा है, क्योंकि 0.147 भी जो वैल्यू है इसको भी देखा जाए तो वो भी इससे बड़ी है, इसलिए हमने एच नॉट को रिजेक्ट किया है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? NetBeds is considering hiring an advertising firm to stimulate business. Net Brothers Fred has done some research in the advertising field. He has collected the following data concerning the amount of profit why a bed company earns and the amount spent on the advertising X. ठीक है, if Fred computes the regression equation, the slope of the line will indicate the amount of profit increase per dollar spent on advertising. Net will advertise only. अब आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझना है क्योंकि हमने हाइपोथेसिस बनाना होता है। Net will advertise only if the amount of profit earned from one in advertising exceeds 1.50. Compute the slope of the regression equation and test whether it is greater than 1.50 at a significance level of 0.05 will net advertise। तो ये आपने देखना है कि अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्स हमें डाटा गिवन है और अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो वाई गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम हाइपोथेसिस जो है अपना किस तरह से बनाएंगे मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि डाटा भी हमें गिवन है। तो डाटा को देखते हुए पहले हमने डाटा का जो, जैसे हम पहले एक्स वाई की वैल्यू सारी एक्स स्क्वायर हम कैलकुलेट करते थे वो पहले करेंगे। ये जैसे आप देख रहे हैं ये मैंने आपको वैल्यूज़ दिखा रही हूँ मैं। ठीक है, ये इनकी आप कैलकुलेशन पहले करोगे। ठीक है, कैलकुलेशन करोगे तो एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे सिंपली जिस तरह मैंने आपको बताई भी है। वाई की लिखोगे कैलकुलेट करोगे, फिर एक्स वाई की लिखोगे करोगे, फिर एक्स स्क्वायर की लिख के करोगे। ठीक है, तो वो वैल्यूज़ जब कैलकुलेट हो जाएंगी फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि बी का फार्मूला अप्लाई करना है। अब इस बार बी का फार्मूला जो है जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे बी का फार्मूला क्या है? समेशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय समेशन एक्स का स्क्वायर माइनस एन एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, अब ये एक्स बार और वाई बार में, और पहले हमारे पास क्या फार्मूला था? एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई। ठीक है, ये फार्मूला था डिवाइडेड बाय एन समेशन एक्स का स्क्वायर और समेशन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता था हमारे पास एन का, बी का सॉरी। लेकिन अब जो है ये चेंज हो रहा है। अब जब यहाँ पे देखें एक्स है ना, समेशन एक्स है, तो समेशन एक्स कभी भी ये वाला फार्मूला नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप
इन वाले क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला लगा दोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? उसकी वजह ये है कि जब समेशन वाई बार एक्स तब आता है जब समेशन एक्स जो है वो डिवाइडेड बाय एन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने इन वैल्यूज़ को n के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये डिवाइड नहीं हो रही इसके साथ। तो यहाँ पे बार एक्स ये मैं क्रॉस कर देती हूँ, ये मैंने वैसे ही आपको बताया है समझाने के लिए। तो फार्मूला एक्चुअल ये होगा। अब बार एक्स और बार वाई का क्या मतलब है कि जब बार एक्स आप फाइंड करने लगोगे ना तो आप x की वैल्यू लोगे। जैसे ये आपके पास x की टोटल वैल्यूज़ नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है, 128.7। तो इसको आप जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं यहाँ पे 12 हैं, तो उनसे आप डिवाइड कर लोगे तो फिर आपके पास बार x आएगा। ठीक है, फिर इसी तरह बार y भी ऐसे ही आएगा कि आपकी जो y की वैल्यूज़ y का समेशन आया है ना उसको आप लोगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से कर लोगे। यानी इसी तरह 12, यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 12 में, तो 12 से डिवाइड करोगे तो आपके पास बार वाई आ जाएगा। ये मैंने कैलकुलेट करके ना तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बार एक्स है और ये बार वाई की वैल्यू आई है हमारे पास। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि फार्मूला सबसे पहले क्या है, समेशन एक्स वाई, तो समेशन एक्स वाई को यहाँ पे लिख लिया, फिर -12 लिखा, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ थी ना यहाँ पे, फिर बार एक्स लिखा। यानी मैंने आपको बताया कि 128.7 हमारे पास एक्स की वैल्यू आई है समेशन की, तो डिवाइडेड बाय आपने नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ करके 12 करके उसका बार एक्स का आंसर फाइंड कर लिया। ठीक है, वो बार एक्स आएगा आपके पास, बार एक्स का फाइंड कर लिया। फिर इसको वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे आप 12 के साथ, तो जो आंसर आपका आएगा वो ये आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि जो आपका आया है समेशन एक्स स्क्वायर, ये समेशन एक्स स्क्वायर का आपके पास आंसर है, ये इधर लिख लिया क्योंकि ये समेशन एक्स स्क्वायर है फार्मूले में। फिर माइनस n नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ थी। ठीक है, अब उन्होंने लिखा है बार एक्स का स्क्वायर। बार एक्स का स्क्वायर जब लिखोगे आप तो आपने इसका, ये जो हमने बार एक्स फाइंड किया हुआ था पहले से, इसका स्क्वायर फाइंड कर लोगे। अब ये मैं थोड़ी सी कैलकुलेशंस आपको बता देती हूँ क्योंकि जो चीज़ें नहीं है ना वो आपको कंफ्यूजन ना हो। एक्स वाई और एक्स स्क्वायर का तो आप कॉलम करना जानते हो ना, वो तो पहले से मैं आपको बता चुकी हूँ, इसलिए वो अगेन नहीं बता रही क्योंकि फिर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है। फिर स्टूडेंट्स शिकायत करते हैं कि लॉन्ग वीडियो नहीं वॉच करते और फिर उनको क्वेश्चन सही समझ नहीं आता। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि थोड़ी शॉर्ट वीडियो में आपको समझा दूँ। 128 डिवाइडेड बाय 12 की करोगे जब आप, तो आपका आंसर आ जाएगा ये बार एक्स का। ठीक है, यानी समेशन एक्स की जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ आई होंगी उसको आप टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो हैं क्वेश्चन में उससे आप डिवाइड करोगे तो ये आपका बार एक्स का आंसर आ जाएगा जो हमने यहाँ पे लिखा। इसी तरह जो समेशन वाई की वैल्यूज़ आई हैं 306.95 डिवाइडेड बाय 12, उसी को नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के साथ करोगे। जो आपके पास क्वेश्चन होगा उसमें जो समेशन वाई या समेशन एक्स आएगा उसमें जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होंगी उसके हिसाब से ही करना है। ठीक है, अब मेरे पास ये हैं यहाँ पे, तो मैं आपको ये बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये आप करोगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 25.579। ये भी मेरा यहाँ पे भी ये आ गया। ठीक है, उसके बाद आपने ये जो एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ आई थी हमारे पास कॉलम की, वो आपने यहाँ पे लिख ली। फिर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ n 12। ठीक है, फिर बार x जो हमारे पास आया था अभी जो हमने बार x फाइंड किया है ये 10.725। अब स्क्वायर फाइंड करने के मैंने दो तरीके बताए थे आपको, ये आप प्रीवियस एक्सरसाइजेज मेरी देखोगे तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा। ये इस तरह भी करके फाइंड कर सकते हैं, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, और ऐसे भी करके कर सकते हैं कि नंबर लिया लिखा, शिफ्ट के साथ आपने ये साइन प्रेस करना है। ठीक है,
शिफ्ट के साथ ये साइन प्रेस किया और उसके बाद 2 लिखा। 2 के बाद आपने उसको फाइनल ये साइन प्रेस कर दिया तो आपके पास आंसर आएगा 115.025। तो ये आपके पास x का जो बार x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब बार x का स्क्वायर जब हमने फाइंड किया तो उसको हमने 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 12 मल्टीप्लाई आंसर, तो जब ये आप करोगे 12 मल्टीप्लाई आंसर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1380.3075। ये आ गया हमारे पास। ये वाली वैल्यू एज इट इज़ हम लिखेंगे 1633.41। ठीक है, तो माइनस कर देंगे आंसर, तो माइनस आंसर किया हमने तो ये हमारे पास आ गई 253.1025। ये हमारे पास आ गया वैल्यू। डिनोमिनेटर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब हम करेंगे न्यूमरेटर की। न्यूमरेटर की करने के लिए हमने एक्स वाई में से ये टर्म, अभी पहले हम ये कैलकुलेशंस करके मैं आपको बता दूं कि 25 यानी जो बार y आया है ना उसको बार x के साथ पहले, यानी जो ब्रैकेट्स के अंदर हैं टर्म्स उनको पहले सॉल्व करना है। ठीक है, यानी बार x और बार y का जो आंसर आया था उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपने लिखते जाना है साथ साथ, क्योंकि मैंने यहाँ से थोड़ी सी डायरेक्ट कैलकुलेशन की है। ये अब डायरेक्ट मीन्स ये कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके साथ भी मैंने मल्टीप्लाई करके लिख लिया, तो आपने भी ऐसे ही करना है, लेकिन आपने साथ साथ ये लिखते जाना है जो मैं आपको कैलकुलेट करके बता रही हूँ ना, ताकि आपको सेम मतलब हो। और एक दो क्वेश्चंस करके फिर आपने खुद करने हैं ताकि आपको समझ आए जब आपके एग्ज़ाम हो या आपका कोई असेसमेंट वगैरह हो रही हो, मिड टर्म एग्ज़ाम हो, तो ताकि आपकी इजीली प्रिपरेशन हो जाए। अच्छा, अब जब यहाँ पे करोगे आप तो इसको मल्टीप्लाई आप कर दोगे फिर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से करोगे तो 3292.0173 ये आपके पास आंसर आ जाएगा फाइनल इसका। अब इसको हम 3786.029 ये हमारे पास एक्स वाई का आंसर था ना, इसमें से हम आंसर जो हमारा आया है यानी बार एक्स और बार वाई को मल्टीप्लाई और उसको नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई करके उसमें से हम लेस कर देंगे तो ये हमारे पास आया 494.0117। ठीक है, अब इस को हम न्यूमरेटर वाली वैल्यू जो हमारी आई थी 253.1025 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.9518। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम फाइंड करेंगे ए जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते थे। ठीक है, a इज़ इक्वल टू बार y माइनस बी बार x। ठीक है, इसमें ये फार्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो और पहले वाला भी कर सकते हो जो हम पहले करते थे, a इज़ इक्वल टू समेशन y माइनस बी समेशन x डिवाइडेड बाय n। वो क्यों कर सकते हो, ये वाला a इज़ इक्वल टू समेशन y माइनस बी समेशन x डिवाइडेड बाय n। अब इसकी वजह भी बताती हूँ वो क्यों कर सकते हो। इसलिए कर सकते हो कि जब यहाँ पे y बार है ना और माइनस बी बार x है तो इसके डिवाइड में यानी जो डिनोमिनेटर है उसमें क्योंकि n है तो जब आप समेशन y डिवाइडेड बाय n करोगे तो क्या आ जाएगा, y बार आ जाएगा। अब वो इसी से यही वाला फार्मूला बना के दिखाती हूँ आपको, y बार। ठीक है, क्योंकि समेशन y डिवाइडेड बाय n, समेशन y डिवाइडेड बाय n y बार होता है।
ठीक है, ये वाई बार तो आ गया हमारे पास। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, माइनस बी एज इट इज़ आ जाएगा, और समेशन एक्स को भी इसी तरह समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन करेंगे तो वो हमारे पास बार एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बार एक्स। तो ए क्या है, ए का फॉर्मूला हमने क्या लिखा है, वाई बार माइनस बी बार एक्स। तो अब देखो, आप ये वाला फार्मूला लिखो या ये वाला लिखो, एक ही बात है। लेकिन बी में आप वो वाला फार्मूला प्रीवियस वाला जो था वो नहीं लिख सकते, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो हैं ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनके साथ डिवाइड नहीं हो रही। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे बार एक्स आ रहा है, यहाँ पे बार एक्स और बार वाई आ रहा है, तो उसके साथ नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, क्योंकि वो फार्मूला ये था। मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इस फार्मूले से वो वाला फार्मूला नहीं बन सकता, डराइव नहीं हो सकता वो वाला फार्मूला। बट इस फार्मूले से ये वाला फार्मूला डराइव हो सकता है। सो दैट्स वाई वो प्रीवियस वाला फार्मूला अगर आपको इजी लग रहा है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, ये वाला इजी लग रहा है तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो जो ये लिखा है। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको क्लियरिटी कर दी, थोड़ी सी क्लियर कर दी, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें आके ना थोड़ा सा फार्मूला पे ही, क्योंकि ये क्वेश्चंस बेस कर रहे होते हैं, तो अगर आपको फार्मूला समझ नहीं आएगा तो आप नहीं कर सकोगे। तो ये चीज़ इसलिए मैंने थोड़ी सी यहाँ क्लियर की है कि ये फार्मूला जो है ना अप्लाई करने में आपको ये होता है कि प्रीवियस एक्सरसाइज में तो हमने वो फार्मूला लिखा था, अब फार्मूला चेंज हो रहा है, तो जहाँ पे चेंज आप कर सकते होगे वो भी मैं आपको क्लियर बता दूंगी, और जहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते जैसे मैंने यहाँ पे बताया तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दिया करूँगी। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ हमेशा कि वीडियो आपने फुल वॉच करनी है। जब आप फुल नहीं करोगे ना तो इसमें फिर आपका नुकसान हो जाएगा वहाँ से। ठीक है, तो अच्छा, अब मैं आपको बता रही थी कि ये मैंने आपको बता दिया फार्मूला ड्राइव करने का तरीका। अब आपने क्या करना है कि वाई बार, जो आपकी वाई बार की वैल्यू आई थी वो यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, वाई बार की वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है। अब आप क्या लिखोगे, माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन लगाकर, और बी की जो स्लोप की वैल्यू हमारे पास आई थी वो लिखोगे, और फिर बार एक्स की वैल्यू लिखोगे। अब अगर यही वाला फार्मूला आपने इस तरह से लिखना है तो फिर आप यहाँ पे समेशन वाई लिखोगे, फिर आपने वाई बार नहीं लिखना, ये चीज़ का ख्याल रखना है। फिर आप समेशन वाई लिखोगे, माइनस बी लिखोगे, और उसी तरह समेशन एक्स लिखोगे। ठीक है, समेशन एक्स का जो आंसर गिवन होगा वो लिखोगे और डिवाइडेड बाय एन करोगे। ठीक है, तो इस तरह करके आपने करना है। फिर ये ना हो कि आप फार्मूला ये वाला लिख रहे हो और यहाँ पे वाई बार फाइंड करके लिख रहे हो, ऐसे नहीं करना, ये फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा हाइपोथेसिस बनता है उसको बनाएंगे। कैसे आपने बनाना है वो एच नॉट लिखते हैं और एच वन लिखते हैं। अब आपका वहाँ पे क्या लिखा हुआ था वो हम एक बार दोबारा से क्वेश्चन को रीड करेंगे और आपको बताएंगे कि आपने हाइपोथेसिस किस तरह से बनाना है। ठीक है, तो ये गौर से ज़रा आप देखें। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, नेट विल एडवर्टाइज ओनली इफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्नड फ्रॉम वन इन एडवर्टाइजिंग एक्सीड्स 1.50। यानी वो कह रहे हैं कि नेट तब एडवर्टाइज करेगा, उस सूरत में एडवर्टाइज करेगा जब उसकी एडवर्टाइजिंग जो है, जो अर्निंग होगी वो 1.50 से एक्सीड करेगी। कंप्यूट द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन इक्वेशन एंड टेस्ट वेदर इट इज़ ग्रेटर देन। वो कह रहे हैं अब कंप्यूट करें रिग्रेशन इक्वेशन को और ये टेस्ट करें कि वेदर इट इज़ ग्रेटर देन 1.50।
ये क्या ग्रेटर होगी 1.50 से, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एच नॉट क्या लिखेंगे हम, एच नॉट हम लिखेंगे स्मॉलर देन इक्वल टू 1.50, और एच वन हम लिखेंगे इज़ ग्रेटर देन, यानी एक हम लिख रहे होते हैं, एक हम हाइपोथेसिस बनाते हैं जो स्मॉलर देन इक्वल टू होता है। यहाँ पे वो ये लिख रहे हैं कि अगर ये बड़ा हुआ तो फिर ही नेट जो है वो एडवर्टाइज करेगा 1.50 से बड़ा हो। तो एक हमने हाइपोथेसिस बना लिया कि वो बड़ा है, और एक जो है वो बना लिया कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, स्मॉलर देन इक्वल टू है, सॉरी। तो अब यहाँ पे अल्फ़ा क्या है हमारे पास 0.05, वो तो आपने देखा होगा, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 0.05। अब हम टेस्ट स्टैटिस्टिक लिखेंगे, तो टेस्ट स्टैटिस्टिक में t इज़ इक्वल टू बी जो है वो स्लोप को यहाँ पे जो है फाइंड करने के लिए, b का मतलब होता है स्लोप ऑफ द रिग्रेशन इक्वेशन, ठीक है, माइनस कैपिटल बी जो हमारे पास यहाँ पे डाटा गिवन होता है ना, वो होता है कैपिटल बी जो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एस बी जो है, एस बी हमारे पास अगर तो क्वेश्चन की प्रॉपर जैसे ये कैलकुलेट करके हमने किया है, तो एस बी फिर हमें स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट का फार्मूला जो हमने पढ़ा था प्रीवियस एक्सरसाइज में भी पढ़ा था, आपको याद होगा, समेशन वाई का स्क्वायर माइनस ए समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय एन माइनस 2। तो इस फार्मूले से हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट जो है फाइंड कर लेंगे, जो कि हमारा आया है यहाँ पे 1.531, ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट आया है। अब इस स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट को फर्दर हम एस बी फाइंड करने के लिए कैसे यूज़ करेंगे कि ये इसको यहाँ पे लिख देंगे न्यूमरेटर में, और डिवाइडेड बाय वो वैल्यूज़ जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में एज इट इज़ वहाँ पे ऑलरेडी गिवन थी, यहाँ पे क्योंकि हम सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं, वहाँ पे तो हमें डाटा गिवन था ना, जस्ट हमने वैल्यूज़ पुट करनी थी। तो यहाँ पे हमने खुद उसको फाइंड करना है। अब समेशन एक्स स्क्वायर है, समेशन एक्स स्क्वायर -12, क्योंकि यहाँ पे n है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, और यहाँ पे x बार x का स्क्वायर है, तो बार x का स्क्वायर भी हम फाइंड कर चुके थे, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, और डिवाइड ये माइनस क्या है समेशन x का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इन वैल्यूज़ को हम माइनस करेंगे आपस में, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर ऐसे आ जाएगा कुछ, ये आप देख सकते हो 0.096, ये हमारा स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट आ गया है। अब स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट के बाद आपने टी को का फार्मूले में इसको अप्लाई करना है, यानी बी माइनस बी डिवाइडेड बाय एस बी। अब हमारे पास बी क्या आया था 1.951, और बी हमारे पास कैपिटल बी का क्या वैल्यू थी यहाँ पे 1.50 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट क्या है 0.096, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टी की वैल्यू आ गई है 4.6979, ठीक है। अब हम क्रिटिकल रीजन करेंगे। क्रिटिकल रीजन में आप क्या लिखते हो ये मैंने आपको पहले बता दिया था, टी अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 और वी एन माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू आई है 0.025, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ थी 12, तो जब हमने माइनस की 2 उसमें से, तो हमारे पास 10 आ गई। अब आप यहाँ पे जब 0.025 को 10 में देखोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.228, वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अगेन बता देती हूँ, ठीक है। आपने टेबल में कैसे इसको देखना है, टेबल में आपने ऐसे देखना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है 0.025, तो उसको आप देखोगे 8 में, 10 में, सॉरी देखोगे 10 नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास, क्योंकि 12 थी ना, तो n माइनस 2 किया तो 10 आ गई। तो यहाँ पे आप 10 में देखोगे और
5 कॉलम होगा और रो जो है वो 10 वाली होगी। 10 वाली रो है ये, और कॉलम जो है 0.025 वाला है, तो ये क्या है 2.228। इस तरह आपने वैल्यू देखी। तो यहाँ पे आपके पास फिर आप लिखोगे ये जो यहाँ पे क्या लिखोगे, t इज़ स्मॉलर देन माइनस, क्या आप लिखोगे t स्मॉलर देन माइनस 2.228 और t इज़ ग्रेटर देन 2.228। मीन्स ये, इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये बताया आपको कि उन्होंने वहाँ पे क्या लिखा था कि आपकी वैल्यू अगर जो आएगी, यानी जो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी वो अगर 1.50 से ज़्यादा हुई तो फिर नेट जो है वो एडवर्टाइज करेगा। ठीक है, यही लिखा हुआ था ना उन्होंने, यहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने यही लिखा था कि नेट। ये मैं आपको बता रही थी कि ये आपने फाइंड कर लिया जब, ठीक है, ये आपने फाइंड कर लिया तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये करना है कि ये अपनी कैलकुलेशंस जो है वो कर ली आपने। कैलकुलेशन करने के बाद फिर यहाँ से मैं आपको बता रही थी कि ये आपने हाइपोथेसिस का जो है वो किस तरह से जज करना है कि यहाँ पे एच नॉट जो है वो रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट आपको इसी तरह पता लगेगा कि ये जो हमने हाइपोथेसिस बनाया था उसमें हमने लिखा था कि क्योंकि जो हमारा एक्चुअल हाइपोथेसिस था वो हमारा क्या था कि जो नेट है वो एडवर्टाइज करेगा अगर 1.50 से उसकी जो है वो बी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर आती है तो फिर वो करेगा। ठीक है, फिर वो एडवर्टाइज करेगा। तो एच नॉट हमारे पास क्या थी, स्मॉलर देन इक्वल्स टू 1.50, तो इसलिए हमने इसको रिजेक्ट किया है यहाँ पे एच नॉट को, क्योंकि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो बड़ी आई है हमारी टेबुलेटेड वैल्यू से। तो इस तरह हम ये जो है वो बताएंगे यहाँ पे कि एच नॉट को हमने रिजेक्ट किया। और हम ये भी लिखेंगे कि बिकॉज टी कैलकुलेटेड इज़ ग्रेटर दैन टी टेबुलेटेड बिकॉज स्लोप ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट इज़ ग्रेटर देन 1.50, सो नेट शुड एडवर्टाइज। ठीक है, ये आप लिखेंगे यहाँ पे। अच्छा, अब हम मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो बहुत सिंपल सा है। आपको जस्ट जो है वो नंबर्स यहाँ पे मेंशन हैं, तो आपने उनको देख के सिर्फ वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करना है तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था बिल्कुल इसी तरह से ये होगा। क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मैं आपको क्वेश्चन ये दिखा देती हूँ। क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 जो है ये आप देख सकते हो। इसमें डाटा जो है ना वो हमारे पास गिवन है 15, और जो स्लोप हमारे पास गिवन है 2.9 है। फिर हमारे पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट जो है वो हमारे पास है 0.18। ठीक है, और अल्फ़ा जो है 0.05 है, और उन्होंने कहा है कि पास्ट वैल्यू जो है स्लोप की वो 3.2 है। ठीक है, तो अब हम जो 3.2 की वैल्यू है उसके साथ हम हाइपोथेसिस जो है वो अपना बनाएंगे। तो हमने एक में लिख दिया एच नॉट बी इज़ इक्वल टू 3.2, और एक में हम लिख देंगे इज़ नॉट इक्वल टू 3.2। तो आपने क्या करना है, यानी ये क्वेश्चन भी आप पढ़ लो कि अ ब्रोकर फॉर ए
लोकल इन्वेस्टमेंट फर्म। अब हमने डाटा तो लिख लिया ना, एक बार क्वेश्चन पढ़ के फिर आपने स्टार्ट करना है। अ ब्रोकर फॉर ए लोकल इन्वेस्टमेंट फर्म हैज़ बीन स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन इंक्रीजेज इन द प्राइस ऑफ गोल्ड एक्स एंड हर कस्टमर रिक्वेस्ट टू लिक्विडेट स्टॉक्स वाई from the data set based on 15 observations. The sample slope was found to be 2.9 if standard error of the regression coefficient is 0.18. Is there reason to believe that the 0.05 significance level that the slope has changed from its पास्ट वैल्यू 3.2? यानी वो ये कह रहे हैं कि इस चीज़ के लिए आपने एक हाइपोथेसिस बनाना है कि क्या आप ये बिलीव करते हैं कि स्लोप जो है वो चेंज हो के अपनी जो है वो पास्ट वैल्यू में चेंज हो चुकी थी, पास्ट वैल्यू में चेंज हो चुकी है, से चेंज हो चुकी है 3.2 से। तो अब ये यहाँ पे हमने हाइपोथेसिस ये बनाना है कि क्या ये चेंज हो चुकी है या नहीं। तो चेंज हो चुकी है को हम एक को इज इक्वल टू लिखेंगे और एक को नॉट इक्वल टू लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने लिखना है टी इज इक्वल टू बी माइनस बी डिवाइडेड बाय एस बी। अब हमारे पास स्लोप की वैल्यू क्या गिवन थी 2.9, स्लोप की आपने बी की ये वैल्यू लिखनी है और ये जो वैल्यू है ना ये आपने जो आपके पास कैपिटल बी होता है उसकी ये वैल्यू लिखोगे। ठीक है, अच्छा डिवाइडेड बाय एस बी हमारे पास क्या है, एस बी है 0.18। अब हमारे पास एस बी की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है। एस बी हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट और वो जो आपको फार्मूला बताया था डिवाइडेड बाय अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर माइनस एन और बार एक्स का स्क्वायर से हम फाइंड करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट ही गिवन है तो उसी से ही हम ये कैलकुलेशन कर लेंगे। अब 2.9 को जब आप माइनस करोगे उसमें से 3.2 और डिवाइड करोगे 0.18 से तो ये आंसर आएगा 1 माइनस 1.66। अब आप क्रिटिकल रीजन लिखोगे तो उसमें आपका 0.05 को 2 से करोगे 0.025 और 15 में से नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ में से 2 माइनस करोगे तो 13 आएगा। अब 13 जब 0.025 को आप 13 वैल्यू में देखोगे जो मैंने आपको पहले भी देखना बताया तो आपके पास यहाँ पे स्टैटिस्टिकल टेबल में 2.160 जो टैबुलेटेड वैल्यू है वो आएगी। तो अब आपने ये देखना है कि ये जो टैबुलेटेड वैल्यू है ये बड़ी है या जो ये वैल्यू है ये बड़ी है। आपकी ये जो वैल्यू है ये बड़ी है ना, तो फिर हम रिजेक्ट कर देंगे एच नॉट को। फिर हमारे पास एच नॉट जो है वो रिजेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि वो कह रहे थे इज़ देयर रीज़न टू बिलीव दैट द सिग्निफिकेंस 0.05 दैट द स्लोप हैज़ चेंज्ड फ्रॉम इट्स पास्ट वैल्यू 3.2। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास टैबुलेटेड जो है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू छोटी आई है और ये हमारे पास कैलकुलेटेड जो है वैल्यू ये स्मॉल है और ये जो है ये टैबुलेटेड वाली बड़ी आ गई है यहाँ पे और ये कैलकुलेटेड वैल्यू स्मॉल आई है। तो इसलिए एच नॉट को हम रिजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एच नॉट को क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि वो ये कह रहे थे ना कि इज़ देयर एनी रीज़न टू बिलीव दैट द स्लोप हैज़ चेंज्ड फ्रॉम इट्स पास्ट वैल्यू ऑफ 3.2। तो ये 3.2 तो हमारी 3.2 तो ये कहीं से भी नहीं है, ये तो हमारे पास माइनस में चली गई है वैल्यू और टैबुलेटेड वैल्यू हमारे पास बड़ी आ गई है, इसलिए हम इस एच नॉट को रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे यहाँ तक के क्वेश्चन। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 36 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 आपके पास क्या है ये हम देख लेते हैं। ये आपको दिखा रही हूँ मैं, ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ोगे पहले। फॉर अ सैम्पल ऑफ 25 द स्लोप वॉज फाउंड टू बी 1.6। अब ये नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ये होंगी इसमें 25 द स्लोप वॉज फाउंड टू बी 1.6, बी जो है
बी हमारे पास ये होगा 1.685। स्टैंडर्ड एरर ऑफ द रिग्रेशन इक्वेशन, स्टैंडर्ड एरर हमारे पास ये होगा 0.11। अब वो कह रहे हैं इज़ देयर एनी रीज़न टू बिलीव दैट द स्लोप हैज़ चेंज्ड फ्रॉम इट्स पास्ट वैल्यू 1.50, यूज़ द, अब ये कैपिटल बी होगा 1.50 और अल्फ़ा जो है हमारे पास 0.05 होगा। ठीक है, अब मैंने आपको डाटा जो है वो बता दिया है, सारा बता दिया है, तो आपने क्वेश्चन को जो है वो खुद सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे अब आपके पास हाइपोथेसिस ये जो है ये बना है, वो ये कह रहे हैं ना फिर वही सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह कि इज़ देयर एनी रीज़न to believe that the slope has changed from its past value 1.50, तो आपने प्रीवियस जो उसकी तरह ही इसको बनाना है कि एक को इज इक्वल टू और एक को नॉट इक्वल टू के साथ लिखना है। तो फिर आप लिखोगे टी इज़ इक्वल टू बी माइनस कैपिटल बी डिवाइडेड बाय एस बी। अब जो बी का हमारे पास वैल्यू है 1.685 है और माइनस 1.50 हमारे पास कैपिटल बी की है डिवाइडेड बाय एस बी, क्योंकि कोई वैल्यूज़ एस बी फाइंड करने के लिए कोई वैल्यूज़ गिवन नहीं है, डायरेक्ट उन्होंने स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट दिया। तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया कि वही आप लिख के उसी के साथ कैलकुलेट कर लोगे वैल्यूज़ को। तो 1 बी में से आप कैपिटल बी की लेस करोगे और डिवाइडेड बाय आप कर लोगे 0.11, तो ये आंसर आएगा 1.681। और फिर आप जब क्रिटिकल रीजन फाइंड करोगे तो यहाँ पे 0.025 को आप वैल्यू 23 में देखोगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ क्या थी 25 थी, 25 में से 2 लेस की तो क्या आ गया 23। तो 0.025 को 23 में देखोगे तो 2.069 आ गया। अब आपने ये देखना है कि जो कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं वो छोटी हैं और टेबुलेटेड वैल्यू हमारे पास बड़ी आई है। इस वजह से हम फिर एच नॉट को यहाँ पे रिजेक्ट कर रहे हैं। देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन करंट स्लोप 1.685 and past slope 1.50 at 0.5 significance level since we failed। नहीं, यहाँ पे हम एच नॉट को रिजेक्ट नहीं कर रहे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास जो स्लोप आ रही थी, जो स्लोप हमारे पास गिवन थी उसमें पास्ट वैल्यू की स्लोप में और जो हमारे पास करंट स्लोप आई है उसमें सिग्निफिकेंट कोई डिफरेंस नहीं है। सो सिंस वी फेल्ड टू रिजेक्ट एच नॉट, इसलिए हम एच नॉट को यहाँ पे रिजेक्ट नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब हम नेक्स्ट जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 37 क्या है, 37 में वो कह रहे हैं रियल्टर्स आर ऑफन इंटरेस्टेड इन सीइंग हाउ अप्रेज्ड वैल्यू ऑफ ए home varies according to the size of the home. Some data on area in thousands of square feet and appraised value in thousands of dollars for a sample of 11 homes follow। अच्छा, अब ये एरिया का डाटा गिवन है और ये वैल्यू का, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है एस्टिमेट द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन टू प्रेडिक्टेड अप्रेज्ड वैल्यू फ्रॉम साइज। ठीक है, फिर उन्होंने कहा है जनरली रियल्टर्स feel that a home value goes up by $50,000 for every additional 1000 square feet in area for this sample. Does this relationship seem to be hold zero? Use a 0.10 अल्फ़ा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपका एरिया और जो वैल्यू है उसकी डाटा गिवन है। एरिया को हम x कहा है हमने और वैल्यू को हमने y कहा है। अब एक्स वाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का डाटा आपने यहाँ पे लिख के और कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद फिर आपने देखना है कि हमने हाइपोथेसिस क्या बनाया। हाइपोथेसिस हमने बनाया है कि एच नॉट जो है यानी बी स्मॉलर दैन इक्वल टू 50,000, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने लिखा है कि बी की जो वैल्यू है ना वो गोज़ अप
जाएगी बाय 50,000। तो b इज़ ग्रेटर दैन H1 में हमने लिखा है कि b इज़ ग्रेटर दैन जो है वो 50,000 है, और H नॉट उसके अच्छा जो एक्चुअल जो वहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होगा ना उसको आपने H1 में लिखना है। एक और बात यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गई, उसको आपने H1 में लिखना है, और H नॉट का जो हाइपोथेसिस बनेगा वो उससे ऑपोजिट बन जाएगा। तो तभी हम ये डिसाइड कर सकेंगे कि हमने H नॉट को रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। ठीक है, अब ये जो है ये हमेशा क्वेश्चन को देख के बनता है। ये क्वेश्चन में उधर उन्होंने ये लिखा हुआ है कि वो $50,000 से अप जाएगी, तो हमने b इज़ ग्रेटर दैन $50,000 लिखा है, और H नॉट क्या है, स्मॉलर दैन इक्वल टू 50,000। तो अब जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फिर हम एंड पे ये कर बताते हैं ना कि हमारा H नॉट जो है वो एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, तो अब अल्फ़ा हमारे पास क्या है 0.10, फिर b की हमने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया, और यहाँ पे हमने वैल्यूज सारी अपनी पुट की। उसके बाद हमारा आंसर ये आया 66.075। ठीक है, उसके बाद हमने a की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट किया, तो a का हमारे पास आंसर आया 1.250। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक पे हम आ गए, तो टेस्ट स्टैटिस्टिक में हम लिखते हैं t इज़ इक्वल टू b माइनस बी डिवाइडेड बाय एस बी। फिर हमने क्योंकि यहाँ पे फुल कैलकुलेशंस करनी है तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट का फार्मूला अप्लाई करेंगे, और उसकी ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आंसर आया 102.42। फिर हमने फाइनल जो आंसर यहाँ पे एस्टिमेट किया है इसका, जो हमने एस बी फाइंड करना था उसकी ये वैल्यूज़ हैं, ये आप देख सकते हो। उसकी एस्टिमेट हमने किया तो 130.601 हमारे पास आंसर आया। अब टी जो है हमारे पास आ गया -382.33। तो यहाँ पे क्रिटिकल रीजन हमारे पास, क्रिटिकल रीजन में हमने लिखा है 1.833। अब 1.833 हमारे पास टेबुलेटेड वैल्यू आई है। ठीक है, क्योंकि 0.10 था, उसको जब हमने 2 से डिवाइड किया तो 0.05 आ गया। उसको 11 वैल्यूज़ थी टोटल नंबर ऑफ, उसमें से हमने 2 लेस किया तो 9 में हम देखेंगे, 0.05 को 9 में देखेंगे। तो ये हमारे पास टेबुलेटेड वैल्यू आ गई। अब हमने ये देखना है कि कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी क्या थी। कैलकुलेटेड वैल्यू थी 382.33, और वहाँ पे हमारे पास जो हाइपोथेसिस था उसकी वैल्यू क्या थी, उसमें उन्होंने कहा था कि 50,000 से अबव जाएंगी वो। तो 50,000 जो भी हमारे पास स्लोप की वैल्यू पास्ट वैल्यू गिवन थी, वो उसमें उन्होंने कहा कि 50,000, और ये जो स्लोप है ये उससे बहुत ही छोटी है, ये लेस में चली गई। तो हम फिर इसलिए क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे H नॉट को। क्योंकि H नॉट को क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा था ना कि B जो है वो स्मॉलर दैन इक्वल टू होगा 50,000 के। तो यहाँ पे हम H नॉट को रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा स्मॉलर देन इक्वल्स टू तो नहीं है ना। इसलिए हम यहाँ पे H नॉट रिजेक्ट कर रहे हैं। एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ी सी वो है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने ये जो क्वेश्चन किया था ना, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन करंट स्लोप, ये इनकी करंट स्लोप आई थी ये, और पास्ट स्लोप इनकी ये थी। अब इसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने H नॉट को रिजेक्ट नहीं किया। अब यहाँ पे हमारे पास जो हाइपोथेसिस बना था, वो हमारे पास हाइपोथेसिस तो ये बना था कि B स्मॉलर देन इक्वल टू 50,000, और जो B है वो ग्रेटर देन 50,000 है। बट जो हमारी जो वैल्यू आई है ना यहाँ पे T की, वो हमारी
स्मॉल है, और जो हमारे पास बी की वैल्यू थी वहाँ पे वो 50,000 थी। तो इन दोनों का तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस बन रहा है, इसलिए हम एच नॉट को रिजेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे तो उन्होंने ये कहा था ना, हमने जो हाइपोथेसिस बनाया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो रियल्टर्स हैं, जनरली रियल्टर्स फील होम गोज़ अप बाय $50,000 फॉर एवरी एडिशनल 1,000 स्क्वायर फीट। यानी रियल्टर्स जो हैं वो होम वैल्यू जो है उनकी $50,000 से ऊपर जाएगी फॉर एवरी एडिशनल 1,000 स्क्वायर फीट इन एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारी वैल्यू जो है ये बी की जो हमारी स्लोप आई है ये हमारी बहुत कम आ गया है आंसर इससे, जो हमारा बी है उससे। तो फिर इस वजह से हम रिजेक्ट कर रहे हैं एच नॉट को। ठीक है, अच्छा अब हम जो आपका क्वेश्चन नंबर 38 है ना, क्वेश्चन नंबर 38 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे क्या है ये मैं आपको यहीं से बता देती हूँ, लेकिन यहाँ थोड़ी सी हमें एक्यूरेसी भी चेक करनी पड़ती है कि एक्यूरेट ये है या नहीं, वो हम साथ साथ देख लेंगे। इन 1969 अ गवर्नमेंट हेल्थ एजेंसी फाउंड दैट द इन अ नंबर ऑफ कंट्रीज दैट द रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकर्स एंड हार्ट डिजीज fatalities per 1 lakh population had a slope 0.08. A recent study of 18 countries produced slope 0.147 and a standard error ये है। अब उन्होंने क्वेश्चन के दो पार्ट्स दे दिए हैं। ठीक है, एक में उन्होंने डाटा बी का गिवन है 0.08। ठीक है, एक में बी का गिवन है कैपिटल बी का 0.08, एन जो है वो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं 18, और हमारे पास स्टैंडर्ड एरर जो है वो एस बी यानी वो 0.03 है। ठीक है, ये हमारे पास 0.032 है, और उसमें उन्होंने कंस्ट्रक्ट करने का कहा है। एक में उन्होंने कहा है कि कंस्ट्रक्ट करें 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ द स्लोप ऑफ द ट्रू रिग्रेशन लाइन। डज द रिजल्ट फ्रॉम दिस स्टडी इंडिकेट दैट द ट्रू स्लोप हैज़ चेंज्ड। अब एक में उन्होंने 90% कहा है करें कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ, और एक में उन्होंने कहा है कि 99% के साथ करें। तो यहाँ पे हम करेंगे 90% के साथ। तो जब हमारे पास 90% के साथ होता है तो फिर हम ये वैल्यूज़ आप लिखोगे और क्या करोगे, अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे। अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो यहाँ पे आपके पास अल्फ़ा तो गिवन नहीं है, आपको लिखा हुआ है 99%, जो 99% आपका लिखा हुआ है कॉन्फिडेंस इंटरवल और 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो जब आपका 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है ना तो आप अल्फ़ा आपने लेना है 0.10। ठीक है, यहाँ पे आप 0.10 अल्फ़ा लोगे, और यहाँ पे आपने 0.10 लेना है। तो 0.10 को आप डिवाइड करोगे 2 से तो आपके पास 0.05 को फिर आप 16 में देखोगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.746। 0.5 को आप किस में देखोगे, 16 में। ये किस तरह से होगा कि जब आप अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 करोगे ना, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। जब आप अल्फ़ा यहाँ बताती हूँ, जब आप अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 करोगे, अल्फ़ा आपके पास क्या है 0.01 डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास 0.10 सॉरी, तो 0.05 आंसर आएगा। अब इसमें आपने क्या करना है कि ज़ीरो, और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ क्या हैं 18 है। तो 18 में से जब आप 2 लेस करोगे तो क्या आ जाएगी 16। तो 0.05 को आपने 16 में देखना है।
0.05 को किस में देखोगे, 16 में। तो जब आप 0.05 को 16 में देखोगे, ये 0.05 का कॉलम है, ठीक है, और रो वाइज आपने 16 में देखना है, रो वाइज 16 में। तो ये देखो आपके पास 1.746 आंसर आ गया। इन्होंने भी यही लिखा हुआ है, इट मीन्स ये एक्यूरेट कैलकुलेशन की है। तो ये 1.746 लिखा। अब उसका जो एस बी का आंसर था वो क्या था, 0.032। वो हमें एज इट इज़ गिवन था, क्योंकि हमें जब प्रॉपर जिन क्वेश्चन में कैलकुलेशन करनी होती है तो उसमें तो फिर हम एस बी फाइंड करते हैं ना कैलकुलेट करके, लेकिन यहाँ पे हमें एज इट इज़ गिवन है पहले से। तो हम यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0.032 मल्टीप्लाई 1.746। तो 0.0555 या 56 आ जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये राउंड ऑफ वाले क्वेश्चन में हो जाता है। अब ये 0.056 में जब 0.147 जो हमारे पास ये वाली स्लोप की जो वैल्यू थी, ये जो हमारे पास थी, इसको हम एक बार प्लस करेंगे, स्लोप वाली को एक बार प्लस करेंगे आपस में, और एक बार माइनस करेंगे। प्लस माइनस करने से हमारे पास ये आंसर आ जाएंगे दो, ठीक है। अब उन्होंने नेक्स्ट क्या कहा है कि आपने 99% कॉन्फिडेंस जो उसके साथ करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो अगेन कि एक बार 90 के साथ, एक बार 99 के साथ उन्होंने कहा है। तो जब आप 99 के साथ करोगे ना, तो फिर आपने 99 वाले में आपने अल्फ़ा जो है वो 1 लेना है। अल्फ़ा जब 1 लोगे तो 1 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 0.5। अब 0.5 आएगा आपके पास। अच्छा, अब अल्फ़ा आया है आपके पास 0.5, क्योंकि जो ये यहाँ पे होता है ना, मैं आपको बताती हूँ, जो आपका 99% जब कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है तो फिर आपका अल्फ़ा जो है वो 0.01 होता है। अब 0.01 को जब 2 से डिवाइड करोगे ना तो वो 0.5 आएगा। अब 0.5 तो हमारे पास यहाँ है नहीं, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से देखना है। 0.01 को ही आपने 16 में देखना है। 0.01 को अगर आप 16 में देखोगे, एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ। टू 2.583 नहीं, यहाँ पे तो 2.921 दिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने लिखा है अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2, तो ये इन्होंने ना, अब जब आप नहीं, यहाँ पे आप थोड़ा सा मिस्टेकनली मैंने आपको यहाँ पे यूँ नहीं आपने करना, 0.01 में नहीं देखना। जब आप अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2 करोगे ना और आपके पास 0.01 होगा और 2 से आप डिवाइड करोगे तो 0.05 आएगा, 0.5 आएगा, लेकिन आपने उसको 0.005 में देखना है। और 0.005 में जब आप देखोगे ना तो आपका कॉलम 0.005 वाला होगा और रो जो है वो 16 वाली होगी। 16 वाली रो में आपने जाके देखना है।
यहाँ पे देखोगे आप, सॉरी मैं वहाँ आपको बता रही थी, ये 0.005 है ना, तो 2.921 है, ठीक है, 2.921। वो फिर बड़े नंबर्स का हो जाता है ना, वहाँ पे तो बड़े नंबर्स का हो गया। ये 16 का ये आ रहा है, देखो रो ये है 0.005 की, और रो 16 की ये है, और कॉलम ये है 2.921। तो यहाँ पे भी उन्होंने 2.921 लिखा है, सही है ना। और इसको फिर आप उसी वो जो एस बी हमारे पास वैल्यू आई थी उसी के साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे, और जो हमारे पास स्लोप थी ना, स्लोप हमारे पास जो है वो 0.147 ही रहेगी, 0.147 ही रहेगी। सिर्फ हमारे पास अल्फ़ा जो है वो चेंज हुआ है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन में। तो जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपस में इनको, तो ये आंसर आएगा 0.093, और इसके साथ प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी 0.054, और एक आ जाएगी 0.240। अब यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा हुआ था कि आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि कंस्ट्रक्ट does the result from this study indicate that the true slope has changed? तो ये आपके जो रिज़ल्ट्स हैं, दोनों जो हमारी वो बनी थी, एक 99 के साथ और एक 90 के साथ, दोनों के आपके पास आ जाएंगे। अच्छा, अब 39 क्वेश्चन का आपको बताती हूँ। 39 जो क्वेश्चन है ना, उसका डाटा जस्ट बताऊँगी और आपने करना खुद है, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 38 की तरह सेम जैसे ये हुआ है ना वैसे ही होगा। अब इसमें अल्फ़ा से आपको स्टार्ट करती हूँ। अल्फ़ा जो है वो आपका है 0.05, जो आपका है यहाँ पे आपकी द लोकल फ़ोन कंपनी हैज़ ऑलवेज अज्यूम्ड दैट द एवरेज नंबर ऑफ डेली फ़ोन कॉल्स गोज़ अप बाय 1.5 एडिशनल पर्सन हाउस होल्ड। अच्छा, ये आपका बी है स्लोप, ये आपका बी स्लोप है, और ये आपका एस बी है, ठीक है। और ये जो है ना, ये आपका बी जो कैपिटल बी होता है ये वो है, ठीक है ना, कैपिटल बी है आपका। क्योंकि ये क्यों बस कैसे पता लगेगा आपको कि द लोकल फ़ोन कंपनी हैज़ assumed that the average number of daily phone calls goes up by 1.5 for each additional person in a household. It has been suggested that people are more talkative than this. यानी इससे आपको पता लगेगा कि ये स्लोप बी कैपिटल बी वाली स्लोप है, जिसका हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। अच्छा, अ नंबर ऑफ अ सैम्पल ऑफ 64 हाउस होल्ड वॉज टेकन। अब जो एन है वो 64 है, ठीक है, एन क्या है 64। तो ये आपको डाटा मैंने सारा बता दिया है। आप एज़ इट इज़ जैसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ है ना ऐसे करोगे, लेकिन इसमें ये आपने ख्याल रखना है कि इधर तो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल गिवन थे, इधर आपको अल्फ़ा मैंने बता दिया है, अल्फ़ा डायरेक्ट 0.05 गिवन है, तो उसके साथ आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना और आसान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें आपने रिजेक्ट और एक्सेप्ट वाला भी बताना है कि ये आप हाइपोथेसिस बनाओगे प्रॉपर प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, और वो हाइपोथेसिस एच नॉट रिजेक्ट हो रहा है या एक्सेप्ट हो रहा है वो भी आपने बताना है, ठीक है। तो ये आपका खुद का टास्क है, होम टास्क है, ये आप करोगे। अच्छा, अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 40। कॉलेज एडमिस officers are constantly seeking variable with which to predict grade point average for applicants. One commonly used variable is high school grade point average for one college pass data indicated that the slope was slope ये है इसमें, यानी B जो है वो ये है। A recent study of
20 students found that the sample slope was this and the standard error of estimate was this. The quantity x square minus n bar x का 2 was equal to 0.025 or at the 0.01 level of significance should the college conclude the slope has changed. ठीक है, तो अब यहाँ पे डाटा जो है वो क्या है कि जो 0.05 है वो कैपिटल बी है, 0.85 ये कैपिटल जो है वो बी है, n इज़ इक्वल टू 20 है, n इज़ इक्वल टू 20 और b जो है वो 0.70 है और SE जो है हमारे पास वो 0.60 है और ये जो हमारे पास फार्मूला है ना ये है 0.25। अब ये बिल्कुल सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 33 होगा। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व किया था ना बिल्कुल उसी तरह से होगा। तो ये आपने कैलकुलेशन देख लो, आपने सेम एज़ इट इज़ इसको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे एंड पे जाके आपने ये देखना होता है कि ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी आई है वो कैलकुलेटेड वैल्यू से छोटी है या बड़ी है। अब आपने उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट तब करना है जब आपने ये देखना है कि ये जो हाइपोथेसिस है वो क्या बना था, b इज़ इक्वल टू 0.85 या b इज़ नॉट इक्वल टू। b जो है वहाँ पे क्या था, t आपने जो टेबुलेटेड वैल्यू है वो भी देखनी है और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो भी देखनी है। जो कैलकुलेटेड हमारी वैल्यू थी वो बड़ी थी हमारी टेबुलेटेड वैल्यू से, इसलिए हमने यहाँ पे एच नॉट को एक्सेप्ट किया है। क्यों? क्योंकि वो भी ये कह रहे हैं कि अगर एच नॉट को एक्सेप्ट क्यों किया है, एच नॉट को एक्सेप्ट इसलिए किया है कि वो यहाँ पे ना उन्होंने कहा था कि फॉर वन कॉलेज पास डाटा indicated that the slope was 0.85. A recent small study of 20 students found that the sample slope was 0.75 and the standard error of estimate was 0.60. Should the college conclude that the slope has changed? ठीक है, तो क्या वो कह रहे हैं कि कॉलेज कंक्लूड करता है कि क्या स्लोप चेंज हो सकती है। तो ये हमने एक्सेप्ट कर लिया कि कैलकुलेटेड वैल्यू क्योंकि हमारी बड़ी आ रही है और जो टेबुलेटेड वैल्यू है वो छोटी है। अब बड़ी किस तरह से होती है, क्योंकि ये तो माइनस में है, ये भी माइनस में आई है हमारे पास, तो हमने किस तरह से जज किया कि ये बड़ी है और ये छोटी है, क्योंकि माइनस में वैल्यू जितनी छोटी होती है ना उतनी वो बड़ी होती है और जितनी वो बड़ी होती जाती है उतनी स्मॉलर वैल्यू होती जाती है। तो अब वो ये कह रहे हैं कि बी जो है उन्होंने कहा है ना कि यहाँ पे कि शुड द कॉलेज कंक्लूड दैट द स्लोप हैज़ चेंज्ड, तो ये जो है इस वजह से ये एक्सेप्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट एच नॉट। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।